है ना। देखो बेटा नेक्स्ट डेरिवेशन आज कौन सा है, डिराइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल करा दिया था इसके पहले ना, इक्विटोरियल कराना है, इक्विटोरियल पोजीशन। चलो देखो, कंसीडर अ डाइपोल whose dipole moment is p, two equal and opposite charge q plus and q minus are separated by small distance 2l. There is a equatorial point that is m, which is r distance, इसका है नेम, न्यू की हो क्या, न्यू कॉस्ट है ना, अब ऑन है कि नहीं, विच इज r डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, ये लिख लेना ठीक है वहां पे। अब जरा देखो इस पॉइंट पर ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाएंगे कि बाहर, कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गई प्लस चार्ज की वजह से, वी टेक ई प्लस, ड्यू टू माइनस चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड कम्स इनवर्ड इस तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस वाली है तो ये ई माइनस, ये डिस्टेंस बेटा हाफ डिस्टेंस क्या होगी एल, सेंटर से डिस्टेंस कितनी होगी एल, ये आर है तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 1/2, वही काम यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, ठीक है। अब इन इलेक्ट्रिक फील्ड के हम कंपोनेंट रिजॉल्व करना चाहते हैं, अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ऐसे ड्रा कर दें, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, दिस लाइन इज पैरेलल टू दैट लाइन, लाइन ऑफ डाइपोल। अगर ये E माइनस है तो नीचे इधर कौन होगा जिससे थीटा जुड़ा होता है, वो कौन होता है E माइनस का कॉस थीटा, और एक चीज और अभी चलो माइनस लिख लेते हैं, और उसका परपेंडिकुलर कौन होगा E माइनस का साइन थीटा। इसी तरह इसके कंपोनेंट रिजॉल्व करें, अगर बेटा ये थीटा है तो ये भी थीटा है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस तो बराबर ही है ना, परपेंडिकुलर आर बेस एल, तो ये बेटा ये वाला भी थीटा हो गया, ये अगर थीटा हो गया तो यही जिधर थीटा होता है तो वहां पे क्या होता है कॉस थीटा ना, तो E प्लस का कॉस थीटा, और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा E प्लस का साइन थीटा। कोई दिक्कत, इलेक्ट्रिक फील्ड आर इक्वल एंड अपोजिट, क्यों कैसे पता चला, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 k, चार्ज q डिस्टेंस r स्क्वायर। तो देखो चार्ज इक्वल एंड अपोजिट, तो चार्ज सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो इनका मैग्नीट्यूड भी तो सेम होगा, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस इज इक्वल्स टू ई, लेट्स सपोज ई। तो ये चीज हम कह सकते हैं ई प्लस का साइन थीटा एंड ई माइनस का साइन थीटा आर इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल आउट। तो इनको क्या कर दें कैंसिल आउट, कोई दिक्कत, क्योंकि जितना वैल्यू नीचे है उतना वैल्यू ऊपर है, तो ये कैंसिल हो गया। इनके क्या उधर लो फिल करो, ओके। देखो बेटा E प्लस का साइन थीटा और E माइनस का साइन थीटा इक्वल एंड अपोजिट, सो कैंसिल। इसके बाद देखो अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है तो दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो क्या लिख सकते हैं E प्लस का साइन कॉस थीटा प्लस E माइनस का कॉस थीटा लिख सकते हैं। भाई दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, मैग्नीट्यूड इनका सेम है,
तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई कॉस थीटा एंड ई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2e कॉस थीटा। इसके बाद देखो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/4πε0 के, चार्ज कितना है q और डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, पता है कि नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, E बराबर कितना होता है, E इक्वल्स टू 1/4πε0 के Q अपॉन R स्क्वायर, डिस्टेंस स्क्वायर। तो यहां पर भी चार्ज कितना था Q, ये डिस्टेंस स्क्वायर, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर कर देंगे तो पावर 1/2 हट जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि 1/2 है और स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और स्क्वायर कैंसिल होके 1 बन जाएंगे। बाद में देखो कॉस थीटा भी है, कॉस थीटा क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है बेटा L, हाइपोटेन्यूज कौन है R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। कॉस थीटा बेस L एंड हाइपोटेन्यूज R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1/2। तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो किसके बराबर आ गया 1/4πε0 के, और 2 भी था, उसको हम लोगों ने नहीं लिखा है, देखो 2 भी था स्टार्टिंग में, ठीक है, तो 2 भी लिख दो, 21 नहीं है 2 है। तो ये देखो नीचे वाला कितना हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, 1 और 1/2 मिलके कितना हो जाएगा 3/2 और 2QL। आपको याद होगी अपने डाइपोल पहले भी बताया था, P बराबर क्या होता है Q इंटू 2L ना। तो Q इंटू 2L की जगह हम क्या लिख सकते हैं P। ये हमारा नेट रियल फार्मूला आ गया। अगर बेटा सब वेक्टर में कर रहे हो तो वेक्टर में करना, लेकिन हमने यहाँ पे कोई चीज वेक्टर में नहीं ली। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में लेते तो यहाँ एन कैप और बाकी चीजें लगाते, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी वेक्टर में नहीं ली। दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया आपका आंसर 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। यहां से जब तक ऐसा फॉर्मूला आया जिसमें अभी हमने कुछ भी नेग्लेक्ट नहीं किया, लेकिन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि जब आप डाइपोल को जानते हो तो डाइपोल क्या बोलते हो, डाइपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो L बहुत कम है एज कंपेयर टू R, L स्क्वायर बहुत ही कम होगा R स्क्वायर से, सो नेग्लेक्टेड। तो इसे क्या कर दें, नेग्लेक्ट कर दे। तो L अगर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो कितना आ जाएगी 1/4πε0 के P अपॉन R स्क्वायर की पावर 3/2। पावर में पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 और ये मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/4πε0 के P अपॉन R। अगर इसमें डायरेक्शन लाना है तो एक यूनिट वेक्टर इनकी डायरेक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे लिख लेते हैं, ई वेक्टर अगर लिखना चाहें तो क्या लिख दें 1/4πε0 के P अपॉन R क्यूब मल्टीप्लाई बाई एन कैप। कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है, नोट कर लो। नेक्स्ट देखो बेटा, डाइपोल में एक और डेरिवेशन होता है एट एनी पॉइंट वाला, वो जब उस पे कराएंगे एक्सटर्नल क्वेश्चन डेरिवेशन तो वहां पे करा देंगे। एक एट एनी पॉइंट होता है, मान लो हम ना एक्सीएल पे रखे ना इक्विटो, हम यहाँ रख दिए, बताओ इस जगह पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका भी फार्मूला आता है, थीटा के टर्म में आता है ना, तो वो भी बता देंगे, बस बाद में याद दिलाना। अभी ये आपके बोर्ड के उससे अभी नहीं है। नेक्स्ट लिखो, डिराइव टॉर्क ड्यू टू डाइपोल। ये ऊपर वाला पार्ट आ रहा है देखो,
derived torque due to dipole place in uniform इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ऊपर ज़्यादा है और नीचे कम है, कपलिंग नहीं बन पाएगी और उसकी वजह से फिर वो टॉर्क नहीं जनरेट हो पाएगा। देखो ज़रा, अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रही, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड E in which a dipole of dipole moment P whose charge are Q plus and Q minus separated by small distance 2L place in a electric field due to plus charge की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, चार्ज रखा होता तो उसमें क्या लगता है, फोर्स, तो ड्यू टू प्लस चार्ज फोर्स कितना लगेगा, QE। कोई दिक्कत? अभी यहाँ पे ड्यू टू माइनस चार्ज फोर्स लगेगा क्यू ही, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब देखो, अगर आपको टॉर्क निकालना है तो टॉर्क बराबर, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बोला गया कि आपको क्या फाइंड करना है, टॉर्क बराबर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स बेटा कितना लग रहा, QE। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो है नहीं, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही E और एंगल कितना बना रहा है वो डाइपोल उस जगह पे, थीटा बना रहा है, तो अगर ये थीटा है, ये 2L है, तो ये क्या होगा, 2L का कॉस थीटा और इसका परपेंडिकुलर 2L का साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह क्या लिख सकते हैं, 2L साइन थीटा, और Q इंटू 2L मिलके क्या बन जाएगा, P डाइपोल मोमेंट, P बराबर Q2L। टॉर्क बराबर PE साइन थीटा, दिस इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ये जो हमारा आया ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर टॉर्क को वेक्टर में लिखना चाहें तो क्या कर सकते हैं, PE साइन थीटा मैग्नीट्यूड में एक यूनिट वेक्टर एन कैप से क्या कर दें, मल्टीप्लाई। अगर इसको आपको दिख रहा होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, साइन थीटा एन कैप, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एंड एन कैप, है ना। यहाँ पर भी यही हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, ये वेक्टर में। और क्रॉस वेक्टर कैसे सॉल्व करते हैं, डिटरमिन तरीके से, पता है कि नहीं आपको, आई जे के x1, ठीक है। चलो देखो बेटा, नेक्स्ट डेरिवेशन, टॉर्क हो गया। अब देखो एक चीज और, ये अगर डाइपोल ऐसे रखा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इधर गया, इधर फोर्स लगा, इसमें इधर लगा। अब ऐसे ही समझो, अगर ये मार्कर ऐसे रखा हुआ, एक लोग इधर खींच रहे, एक लोग इधर, तो ये क्या हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा। रोटेट जब कोई चीज होती है तो एक घूमने वाला मोमेंटम, घूमने वाला फोर्स, एक तरह से सर्कुलेटिंग फोर्स बोल सकते हो कि सर्कुलेटिंग फोर्स कितना ज्यादा होगा। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि टॉर्क को रियल लाइफ में तुम कभी समझ पाए हो क्या? टॉर्क का मतलब ये है कि उसका इफेक्ट, उसका मोमेंट कितना है। अगर हम तुमसे बोले कि दो चीजें हैं, एक ये कोई डिस्क है, एक ये कोई डिस्क है, या फिर चलो सेम डिस्क ही है अभी, और ये 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है और इसका रेडियस 5 है, इसका रेडियस भी 5 है, 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड कर रहा है, ये मान लो 20 रिवोल्यूशन पर सेकेंड कर रहा, तो किस में घूमने वाला इफेक्ट ज़्यादा होगा, ए वाले में या बी वाले में? बी वाले में। ठीक है, आपको फील आ रहा कि हाँ ये ज़्यादा तेज घूम रहा, तो इसको रोकने में ज़्यादा फोर्स लगेगा, या फिर कोई काम अगर इतनी स्पीड से करे तो उसका इफेक्ट क्या रहेगा, ज़्यादा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। अब दूसरा यही एग्जाम्पल ले लेते हैं,
ये 5 है, ये 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, और ये 20 है सेंटीमीटर रेडियस, और ये 10 रिवोल्यूशन पर सेकेंड। दोनों चीज़ें सेम है, और रेडियस एक की ज़्यादा है एक की कम है, लेकिन वेलोसिटी, घूमने वाली वेलोसिटी बराबर है। तो बताओ किसका मोमेंटम किस पे ज़्यादा इफेक्ट हो? बी वाले पे। एक बार इमेजिन करो कोई बड़ी चीज़ घूम रही है और एक बार एक छोटी सी डिस्क घूम रही है, आपको रोकना है। रोकना है तो कौन आसानी से रुक जाएगी, ए वाली या बी वाली? ए वाली आसानी से रुक जाए। इसका मोमेंटम क्या है, इसका टॉर्क क्या होगा, कम। या फिर ऐसे समझ ले कि एक ट्रक का पहिया है एक बाइक का पहिया है, सेम स्पीड से घूम रहा है, किसको रोक पाओगे इजिली? तो मोमेंटम जो है, टॉर्क जो है, बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पढ़ा है सर्कुलेशन में। तो आपको पता है डिस्क का हाफ mr², ऐसे पढ़ा होगा एक फार्मूला, ठीक है। तो ये यही चीज बताते हैं उसका इफेक्ट कितना है, ठीक है। तो टॉर्क से अब रियल मतलब समझ आ रहा है, कोई चीज अगर घूम रही तो वो सर्कुलेशन में कितना मोमेंट कर रही है, कितना इफेक्ट कर रही है, ठीक है। और अगर तुम एक रिलेशन भी जानते हो, टॉर्क बराबर आई अल्फा, 11th में पढ़ा है तुमने। आई इज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क इज अ टॉर्क। कहीं ना कहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क मतलब जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करता था, मास और रेडियस पे। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज्यादा टॉर्क, मतलब जितना ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जितना ज्यादा उसका मास और रेडियस, उतना ज्यादा तुमको उसको इफेक्ट ज्यादा मिलेगा, या उसको रोकने में तुम्हें ज्यादा पावर लगेगी। जैसा मैंने एग्जांपल बताया, बाइक का व्हील और ट्रक का व्हील दोनों सेम स्पीड से घूम रहे, किसको आसानी से रोक पाओगे, बाइक के, ठीक है, क्योंकि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया या फिर उसका टॉर्क क्या है, कम है। और वहीं उसका व्हील ले ले ट्रक का, तो उसको शायद तुम रोक ही नहीं पाओ, क्यों, क्योंकि उसका टॉर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल आपके घर पे ही रहता, विंडो। तो विंडो में अगर मान लो कोई चीज तोड़नी है तो आप हमेशा यही करते हैं कि आप रखते हैं और ऐसे दबा देते हैं, टूट जाता है। हम कह रहे दो ऑप्शन है आपके पास तोड़ने के लिए, एक विंडो से है और एक बार डोर है, बड़ा सा डोर है, उसका रेडियस विंडो के कंपैरिजन क्या है, ज्यादा है। तो किससे आसानी से टूट जाएगा? विंडो से तोड़ोगे तो तुम्हें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, और बल्कि दरवाजे में तुम हल्के से ही उसको प्रेस करोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो उसका टॉर्क क्या है, डोर का टॉर्क क्या है, ज्यादा, ठीक है। चलो इसके बाद देखो, डिराइव वर्क डन। अच्छा, ये अगर डाइपोल घूम गया अपनी जगह से तो इसने कुछ काम किया, तो वही चीज हमें फाइंड करना है, डिराइव वर्क डन ड्यू टू डाइपोल ड्यू टू रोटेटिंग डाइपोल प्लेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो देखो इसके बाद डायग्राम तो सेम बन जाता, चलो मेरा कंसीडर an electric field E in which a dipole of dipole moment P placed in an electric field, the dipole having charge q and separation distance of the charge is 2l. As the dipole rotate, अगर हम इस पे बहुत कम टॉर्क का यूज करें, बहुत कम रोटेट हुआ, तो वो कितना एंगल रोटेट हुआ, बहुत कम मतलब डी थीटा। उसके बाद हम अपना मान लेंगे जहां तक उसको रोटेट करना है। तो एक फॉर्मूला होता है वर्क का, W बराबर टॉर्क इंटू थीटा, लेकिन यहाँ एंगल कितना रोटेट हो रहा है, बहुत कम। और उसके बाद अभी हम इंटीग्रेट कर देंगे यहां से लेके वहां तक, जहां भी θ1 से लेके θ2 तक। तो टॉर्क डॉट डी थीटा, अगर एंगल बहुत कम रोटेट हुआ तो बेटा वर्क भी क्या होगा, बहुत कम। तो ये फॉर्मूला होता है, आपने 11 में पढ़ा है, टॉर्क बराबर डी डब्ल्यू बाई डी थीटा। नहीं पता जान लीजिए ये चीज। इसके बाद देखो
डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, देखो टॉर्क अभी फाइंड करा है, कितना आया पी साइन थीटा, मैग्नीट्यूड में रखेंगे और ये डी थीटा। ऑन इंटीग्रेटिंग विद प्रॉपर लिमिट on integrating with proper limit, लिमिट ऐसे लगा रहे हैं कि जब थीटा कितना था, थीटा 1 इनिशियल, तो हमारा वर्क कितना था 0, और जब थीटा चेंज हो गया थीटा 2 में तो हमारा वर्क कितना हो गया, W कितना हो गया, वर्क कितना हो गया, W हो गया, कंप्लीट वर्क हो गया। तो डी डब्ल्यू इक्वल्स टू टॉर्क डॉट डी थीटा, वो तो पता ही है, पी साइन थीटा डॉट डी थीटा, इंटीग्रेशन कहाँ से लेके कहाँ तक है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, वर्क कहाँ से लेके 0 से लेके W तक। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, कंप्लीट वर्क आ गया, क्योंकि हमने बता दिया है पी ई साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा माइनस का कॉस थीटा, ठीक है। लिमिट कहाँ से लेके कहाँ तक है, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बराबर पी ई अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस कॉस थीटा 1। ये माइनस माइनस बेटा क्या हो जाएगा, प्लस। वर्क बराबर पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कोई दिक्कत, ये आ गया आपका फार्मूला। कभी कभी कह देते हैं कि भैया हमारा इनिशियल एंगल 0 है, मतलब थीटा 1 की वैल्यू कितनी है 0। इफ इनिशियल एंगल इज 0 मीन्स थीटा 1 इक्वल्स टू कितना 0। तो W बराबर P कॉस थीटा 1 मतलब कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा। ये वाला भी होता है बेसिकली एकदम जो रियल फार्मूला है जो ये है, ठीक है। तो वर्क आ गया, कभी कभी वर्क बोल दे कभी एनर्जी बोल दें, तो आप उससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि एनर्जी और वर्क एक ही बात समझिएगा कि एनर्जी कितना स्टोर हुई है एक डाइपोल को रोटेट करने में, ठीक है। नोट कर लो। हो गया। नेक्स्ट लिखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नेक्स्ट लिखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। पहले समझ लो कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। ऑफ करो इसको पहले, फिर चलो देखो। नेक्स्ट देखो बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का केवल मतलब समझो पहले क्या है बस, उसके बाद उसी को हम फॉर्मूले में लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा दो जगह आपको मिलेगा, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक मैग्नेटिक फ्लक्स। बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ठीक है, जो मेन टॉपिक है वो फ्लक्स है। फ्लक्स दो टाइप के हैं, एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स और एक मैग्नेटिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो फाई, फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं, और फाई के नीचे प्रीफिक्स में क्या लगाते हैं, ई। टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अगर इसको हम केवल डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू एन एरिया। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक एरिया के अंदर से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास हो रही हैं उसे क्या बोलते हैं, फ्लक्स, ठीक है।
इसको बेटा फाई से डिनोट करते हैं, और फाई बराबर अगर हम लिखना चाहें तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ए क्या है? बस यही तो गलत कर देते, ए एरिया नहीं है, ए वेक्टर इज अ एरिया वेक्टर। इसकी कुछ खासियत होती हैं। अगर हम बोले कि बताओ इसका एरिया वेक्टर कैसे, तो एक पॉइंट यहां पे जान लीजिए आप, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड आउटसाइड। परपेंडिकुलर होगा और बाहर की तरफ होगा। अगर मैं इस बोर्ड का एरिया वेक्टर पूछूं तो एक तो परपेंडिकुलर 90 डिग्री और आउटसाइड, इनसाइड नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, अगर यहाँ पे डॉट लगा है बेटा तो फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, एंड देन डॉट लगा होता तो फिर कॉस थीटा, ठीक है। ये स्केलर क्वांटिटी है, बता ही दिया है, ठीक है, नोट करो इसे। हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक पॉइंट और शायद रह गया, इसकी यूनिट बेटा वेबर होती है, या फिर यहां से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट बता सकते हो क्या? E बराबर एफ बाई क्यू, न्यूटन पर कूलम एंड मीटर स्क्वायर। न्यूटन यूनिट इसकी क्या होगी? न्यूटन पर कूलम एरिया मीटर स्क्वायर। एक तो यही हो गया। दूसरा जो यूज करते हैं वो वेबर यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? वेबर। हाँ नहीं, एंगल की कोई नहीं, थीटा यहाँ पे तो डिग्री उसकी वैल्यू आ जाएगी +1 -1। यहाँ डायरेक्ट ऐसे थीटा लिखा हुआ क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कौन सी यूनिट होती है? कोई नहीं होती ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दिस इज अ रेशियो, कॉस थीटा इज अ रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसकी कौन सी यूनिट? कोई यूनिट नहीं, ये तो रेशियो है। तो वेबर है मेन जो यूज होगी आगे चल के, तो वेबर आप याद रखिएगा, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और जो मैग्नेटिक पढ़ेंगे तो वहां पे भी उसकी यूनिट वेबर ही होगी, या फिर एक और नई यूनिट टेस्ला के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? टेस्ला। नेक्स्ट लिखो गॉस थ्योरम। देखो गॉस थ्योरम, चलो सुनो, बहुत पहले तो सिंपल लैंग्वेज में गॉस थ्योरम समझ लो क्या है, उसके बाद डेफिनेशन, फार्मूले, ये सब अपने मन से बन जाते हैं। अच्छा एक चीज़ और, गॉस थ्योरम से पहले 1 मिनट रुको। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ाया उसका रियल मतलब थोड़ा हम आपको रिलेट करें कि हमने जो पढ़ाया वो सही है, ठीक है। तो देखो ज़रा, अगर मान लो हमारे पास एक एरिया है, 3 केस आप भी लिख लीजिएगा, 3 केस हम आपको बता रहे हैं, और इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं, ये एरिया वेक्टर है, तो इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड बाहर की तरफ ही होगा। तो एरिया वेक्टर स्मॉल एरिया है, डी ए ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फ्लक्स भी क्या होगा? डी फाई। तो डी फाई अगर हम आपको बोले तो क्या लिखोगे? ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, और दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और एरिया वेक्टर भी। तो थीटा बराबर कितना बना बेटा? 0 डिग्री। तो ई डी ए कॉस 0 की वैल्यू 1, तो ई डी ए, इसको इंटीग्रेट कर दो जितना भी एरिया आपका हो, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा? फ्लक्स। अभी तो चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा, ऐसे रखा हुआ एरिया, तो अब तो सारी की सारी फील्ड लाइन इसके अंदर से पास हो गई। थोड़ी देर बाद हमने कह दिया कि ये एक कोई भी चीज़ है, कोई बुक है, ये ऐसे रखा तो पूरा एरिया, पूरी फील्ड इसके अंदर से इधर से पास हो गई। लेकिन अगर ऐसे रख दे तो
इसके अंदर से ये नेग्लिजिबल एरिया, इसके अंदर से कोई फील्ड पास होगी इस बुक के अंदर से? नहीं होगी ना, तो जीरो आना चाहिए, क्योंकि फ्लक्स का मतलब ही होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू दैट एरिया। तो देखते हैं क्या जीरो आता है। अगर मान लो हमारा एरिया ऐसे रखा हुआ, तो एरिया वेक्टर बेटा कैसा जाएगा? परपेंडिकुलर आउटसाइड डी ए, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में एंगल कितना बन रहा? देखो यहाँ पे कितना बन रहा? 90 डिग्री ना। अगर हम आपसे बोले कि फ्लक्स निकालो तो डी फाई इक्वल्स टू, आप लिखोगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा कितना बन रहा? 90, ई डी ए कॉस 90 एंड कॉस 90 वैल्यू इज 0, तो फ्लक्स कितना आ गया? 0। इसका मतलब सही बात बोली कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दैट पासेस थ्रू दैट एरिया, और इसके अंदर से कोई भी फील्ड लाइन जाएगी नहीं, क्योंकि ये फ्लैट एरिया। ठीक है, अगर मान लो कोई एंगल थीटा हो जाए तो फिर थीटा पे रख दीजिएगा। मान लो एरिया वेक्टर ऐसे रखा हुआ है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो और ये एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, थीटा कितना, एंगल कितना बना? थीटा, और तो फ्लक्स कितना होगा? डी फाई इक्वल्स टू ई डी ए कॉस थीटा। ठीक है, एंगल अगर कोई है तो, यहाँ पे तो 0 था तो 1 हो गया, यहाँ पे तो 90 है तो ये 0 ही हो गया। तो अगर कोई थीटा हो तो मान लो 30 डिग्री पे रखा हो, तो 30 पे रख देंगे तो कितना हो जाएगा? cos 30 की वैल्यू कितनी होगी? √3/2। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा वो ओरिजिनल 0 डिग्री से थोड़ा सा कम। cos थीटा की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, कहाँ से लेके कहाँ तक वेरी करती है? बिग ब्रैकेट -1 से +1, बिग ब्रैकेट मीन्स -1 एंड +1 इंक्लूडेड, क्लोज इंटरवल, आपने मैथ में पढ़ा होगा ना। ठीक है, नोट कर लो।